वो देख लिया था, राइट? ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग विच यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग इकोनॉमिक्स, और ये वाला पार्ट भी अपन ने कल कंप्लीट किया था। अब बच्चों कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक्स की। एक बिजनेस साइकिल देख लिया था, हाँ सर। अब ये सवाल उठता है कि सर ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये इकोनॉमिक्स जो ये सब्जेक्ट है, सर ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एसेंशियली एक साइंस का सब्जेक्ट है या ये आर्ट का सब्जेक्ट है? ओके, इज इकोनॉमिक्स साइंस और इज इकोनॉमिक्स आर्ट? एंड आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस, राइट? यस नो? द आयरनी ऑफ दिस इज कि economics, we are discussing the question whether economics is science or art, but the irony is commerce people study it. Forget science, forget art. It's the commerce people who study it the most, right? Although of course art students also study it, science students also study it, but if you see the proportion, the highest proportion of the commerce students will study it. So irony is कि भाई economics science है, art ये बात कर रहे हैं, जबकि पढ़ते तो इसको science वाले नहीं, arts वाले नहीं, commerce वाले हैं। जनाब बताइए जल्दी से, what is economics, whether it's science or art? You must have studied this in your school days. Anyone? Yes. Try. Anyone? What is economics? Whether it's scientific subject or whether it's an art subject? Anyone? Both. No. Both. That's great. चलो, let's discuss this quickly. और एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, अब ध्यान से देखना। सर स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस नहीं बोल सकते। किसी भी सब्जेक्ट को साइंस बोलने के लिए उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। इट शुड सेटिस्फाई 4 कंडीशंस। So which are those 4 conditions which a subject should satisfy to be called as a scientific subject? सबसे पहला बच्चों, वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि there we study the cause and effect analysis. The approach for analysis should be that of cause and effect. इसका मतलब क्या? जैसे dear students, for example, दिवाली में हम देखते हैं कि there is a cracker and then we say कि यार वो जो क्रैकर जब फटता है ना, so लाइट पहले दिखती है और साउंड बाद में दिखता है, मतलब साउंड बाद में आता है, राइट? वो क्रैकर फटते हुए पहले दिखता है अपने को और साउंड बाद में आता है। और फिर अपन सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? कॉज क्या था? कॉज इज क्या कि द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। बट व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट इज दैट यू सी फर्स्ट एंड देन यू हियर लेटर। व्हाट डिड यू डू? when you were observing it, you were observing a phenomena happening. What was the phenomena that was happening? कि there was a cracker, fancy बोलते हैं हम उसको, वो fancy जाता है और वो आसमान में जाके cracker जब फटता है, so we saw a phenomena. What was the phenomena? The phenomena में हमको ऐसा दिखा, we could see the cracker bursting first, but we heard it, we could hear it later. So this was the phenomena that happened. But while analyzing this phenomena, what did you do? आपने देखा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? कॉज क्या है? कॉज ये है जनाब कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, एंड इसलिए इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि दिखता पहले है, सुनाई बाद में आता है। तो आपने क्या किया? आपने उस जो क्रैकर को एनालाइज करने का आपका एप्टीट्यूड था, आई कैन से दैट एप्टीट्यूड इज अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाई? बिकॉज यू वर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉज एंड द इफेक्ट। भाई ये कॉज है और उसका ये इफेक्ट हुआ। अगर आप ऐसे पढ़ाई करने वाले हो तो ही हम कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट साइंटिफिक है। अब क्या हम इकोनॉमिक्स में ऐसा पढ़ते हैं? डेफिनेटली हम इकोनॉमिक्स में ऐसा पढ़ते हैं ना। जैसे हम बात नहीं करते क्या कि कोविड हुआ इसलिए ये हुआ, इसलिए वो हुआ और इसलिए इकोनॉमी नीचे चली गई। जैसे हम देखते हैं ना कि क्यों अचानक से मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे लोगों ने ज्यादा परचेस करना स्टार्ट किया। सर क्योंकि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज ऑफर दिया, मतलब सब प्राइसेस गिर गए, सर डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइसेस गिर गए, सब प्राइस गिर गई, इसलिए मार्केट में डिमांड बढ़ गई। सर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा आ रहा है, क्यों? सर हमने देखा कि फॉरेनर्स के लिए जो लगने वाला टैक्स रेट है, आई रिपीट सर, जो फॉरेनर्स के लिए लगने वाला टैक्स रेट है, गवर्नमेंट ने वो टैक्स रेट कम कर दिया है। जो फॉरेनर्स पे लगने वाला टैक्स है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया। सर फॉरेनर्स पे टैक्स जो लगने वाला था अब वो कम कर दिया, इसलिए आ रहे हैं फिरंगी। फॉरेनर्स क्यों आने लग गए इंडिया में ज्यादा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों बढ़ने लग गई? क्योंकि हमने फॉरेनर्स पे लगने वाला टैक्स जो उसको कम कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या? टैक्स रेट कम किया। इफेक्ट क्या? फॉरेनर्स आ गए। और कॉज क्या? कि सर कोविड था इसलिए। इफेक्ट क्या? सर इकोनॉमी डाउन। कॉज क्या? कि सब प्राइसेस कम हो गए, सर डिस्काउंट, बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट। इफेक्ट क्या? कि सब फ्लिपकार्ट के ऊपर परचेसिंग लोगों ने बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया। ऑल दैट यू डूइंग इज नथिंग बट द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट ये चर्चा हो रही है, उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि साइंस होने के लिए जनाब 4 खूबियां सेटिस्फाई करनी पड़ती है। खूबी नंबर 1 कि इट शुड स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इकोनॉमिक्स में कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलती है क्या नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? Yes, और एवरीबॉडी कम ऑन नाउ, यस और नो? बिल्कुल देखने के लिए मिलती है, यस और नो? चलिए सब बोल रहे हैं, तो मतलब पहला पॉइंट सेटिस्फाइड, तो इकोनॉमिक्स में ये गुण है। दूसरी बात
द आउटकम्स शुड बी मेजरेबल। क्या इकोनॉमिक्स के आउटकम्स मेजरेबल है? बिल्कुल। हम बोलते हैं ना, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज दिस मच, द बैंक रेट इज दिस मच, growth rate is this much. So majority of the economics phenomena, the phenomena of economics are measurable. तीसरी बात, the subject should have its own methodology to study। मतलब क्या कि सब्जेक्ट के पास अपना अपना खुद का एक apparatus होना चाहिए पढ़ाई करने का। देखते हैं क्या इकोनॉमिक्स के पास अपना एक मेथड है पढ़ने का। Only if the subject has its own methodology to analyze things, then we can say that that subject is a scientific subject। क्या इकोनॉमिक्स के पास भी ऐसे कोई टेक्निक्स है? क्या इकोनॉमिक्स के पास भी कुछ मेथड से एनालाइज करने के? सब बिल्कुल है, सब बिल्कुल मेथड से। सो कौन से मेथड से? लेट्स सी, इकोनॉमिक्स के पास कौन से मेथड है? तो बच्चों, इकोनॉमिक्स में दो मेथड से किसी भी इकोनॉमिक फिनोमिना को एनालाइज करने का। आई रिपीट, इकोनॉमिक्स में दो मेथड से किसी भी इकोनॉमिक फिनोमिना को एनालाइज करने का। सो कौन से दो मेथड से? पहले को हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। अच्छा, सबसे पहले बताइए, आपने ये दो नाम सुने भी है या नहीं? इकोनॉमिक्स हैज टू वेज टू एनालाइज अ फिनोमेना, two methods, deductive method and inductive method. Have you heard of this, dear students? No, sir. No one? Anyone? CBSE, ISC, HSE, कोई तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Anyone? Inductive method and deductive method. अरे बोलो रे, बोलो। कोई भी नहीं? No, sir. ओके ओके, चला देखते हैं। अब लेट्स अंडरस्टैंड टू मेथड्स इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के लिए, किसी भी इकोनॉमिक फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स के पास दो वेरिएबल है, दो तरीके हैं मेथड। पहला है डिडक्टिव, दूसरा इंडक्टिव। सर ये दोनों मतलब क्या, मुझे समझना। डिडक्टिव मेथड मतलब क्या? डिडक्टिव मेथड मतलब वहां पे एक जनरल लॉजिक रहती है। क्या रहती है? जनरल लॉजिक। और उस जनरल लॉजिक के ऊपर हम सोचते हैं, राइट। हम डिडक्ट करते जाते हैं, फालतू की चीजें डिडक्ट करते जाते और हम पहुंचते हैं एक स्पेसिफिक लॉजिक के ऊपर। तो डिडक्टिव मेथड में अप्रोच क्या रहता है? टू स्टार्ट विद अ जनरल लॉजिक। डिडक्टिव मेथड में अप्रोच क्या रहता है? टू स्टार्ट विद अ जनरल लॉजिक बट टू रीच अ स्पेसिफिक आउटकम। से एग्जांपल, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सोचा, मान लेते हैं कि मुझे आपसे पूछना है, ओके। तो देखिए बच्चों, अपन लाइव एनालिसिस करते हैं। मैं जब रियल इसको जब 1-to-1 क्लास में लेता था ना, तो बहुत मजा आता था, मतलब बहुत कॉमेडी लेक्चर बन जाता था ये, जब 1-to-1 चलता है तब इकोनॉमिक्स का मेरा। लेकिन अब ठीक है, अभी ऑनलाइन है, देखते हैं आप लोग कितना कोऑपरेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए देखते हैं कितने लोग। बच्चों बी क्विक, अगर मैं आपको बोलूँ कैमरा ऑन करना, सॉरी माइक ऑन करो, तो माइक ऑन करना, ओके। अच्छा चलो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से। पूछते हैं सबसे पहले प्रथम गर्ग, बताइए प्रथम आप कब ज्यादा, माइक ऑन करके बताना बेटा, आप मुझे बताना प्रथम, आप ज्यादा परचेस कब करोगे? जब प्राइस कम है तब आप ज्यादा परचेस करोगे, या जब प्राइस बहुत महंगी है तब आप ज्यादा परचेस करोगे? यस मिस्टर प्रथम, जब प्राइस कम हो। वेरी गुड, ओके। प्रथम का कहना है जब प्राइस कम होगी तब। ओके, रोशनी गदिया जी, आप माइक ऑन कर सकते हैं क्या? यस सर। रोशनी जी बताइए मुझे, जब प्राइस कम है तब आप ज्यादा परचेस करोगे या जब प्राइस ज्यादा है तब? जब कम होगी तब। ओके, तो रोशनी जी का भी कहना है सर मैं भी जब कम है तब। श्रेयस बड़ा बाजू में है, फिर रिनाज है। श्रेयस और रिनाज जल्दी से आप भी माइक ऑन करें और बताइए आप कब सर जब कम हो तब। जब प्राइस कम होगी तब। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं सबको पूछते बैठू या ये कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस है। तो अभी तक क्या, ये जो मुझे लॉ बनाना था, मैं एक लॉ बनाना चाहता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। मैं ये लॉ बनाना चाहता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहता है सर ये लॉ? इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉ है। ये लॉ बोलता है कि जब प्राइस कम होगी ना तभी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। जब प्राइसेस कम होते हैं तब लोग ज्यादा परचेस करते हैं। अब बच्चों मुझे बताइए, ये लॉ बनाने के लिए मुझे क्या घर घर जाके पूछना पड़ेगा? हेलो नमस्ते जी, नमस्ते। नहीं, हम आपसे बस जानना चाहेंगे कि जब प्राइस कम है तब आप ज्यादा परचेस करोगे या जब प्राइस ज्यादा है तब आप ज्यादा परचेस करोगे? बोलेंगे ऑफ कोर्स कम। अब मैं आपका सर था इसलिए आप मुझे इतनी इज्जत से जवाब दे रहे थे। जैसे प्रथम ने, रोशनी ने, रिनाज, इन्होंने मेरे को इज्जत से जवाब क्यों दिया? सर पूछ रहे। अब ऐसा कोई बंदा आके आपको पूछता कि प्राइस कम है तब आप ज्यादा लोगे या जब हम प्राइस ज्यादा रखेंगे तब आप ज्यादा लोगे, तो आप बोलेंगे नहीं करना, चल तुझे काही येणारच नाही मी। मतलब इन शॉर्ट आपने ऐसा बोला था, कॉमन सेंस है। ये क्या पूछने वाली बात है? प्राइस सस्ता कर दो, फुकट में दो तो ही लूंगा मैं। गेटिंग इट? मतलब ये लॉ बनाना
ये लॉ ऑफ डिमांड बनाने के लिए क्या हम घर घर जाएंगे, घर घर जाके पूछेंगे अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, क्या घर घर जाके हम लोगों से इंडक्शन लेंगे? नहीं sir. लेंगे। नो सर। वेरी ट्रू, हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी लॉ ऑफ डिमांड बनाया उसने कैसे बनाया? देखो ऐसा, उसका एक जनरल लॉजिक था। जनरल लॉजिक क्या कि सब लोगों को पैसा प्यारा है, ये पहला लॉजिक। फिर उसने उसमें से कम करके बोला इसलिए सभी लोग पैसा बचाने वाला ही ऑप्शन चूज करते हैं, वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें उनके पैसे बचेंगे। इसलिए जब प्राइसेस कम होते हैं तो लोगों को एक चांस मिलता है पैसे बचाने का। इसलिए जब प्राइसेस कम होते हैं तब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, और इसलिए उसने बना दिया लॉ ऑफ डिमांड। देवियों सज्जनों जोरदार तालियां, बना दिया लॉ ऑफ डिमांड। वाह वाह वाह। हम बोलेंगे ओह माय गॉड, ये क्या लॉ ऑफ डिमांड बनाना था? लॉ ऑफ डिमांड बनाने के लिए मुझे बताइए क्या किया उसने? उसके पास था एक जनरल लॉजिक। क्या था? बोलो रे, बोल लो, क्या था? जनरल अरे लॉजिक। बोलो ना, अरे बोलो ना, क्या था? जनरल अरे लॉजिक। बाकी लोग शायद शर्मा रहे क्या? देखो जो बॉयज है वो बोलेंगे, जो बॉयज है वो बोलेंगे, जो गर्ल्स है वो भी बोलेंगे। अब जो बच गए ना, आप तो बस तालियां बजाना उधर। बोलो क्या बोलते हो? क्या था सबसे पहले? जनरल लॉजिक। जनरल लॉजिक। जनरल लॉजिक। और जनरल लॉजिक से कहाँ पहुंच गया? स्पेसिफिक लॉजिक। डिडक्टिव मेथड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन द डिडक्टिव मेथड, इन द डिडक्टिव मेथड द लॉजिक फ्लोज फ्रॉम। सबसे फेमस एग्जाम में ना कम से कम आज तक 50 बार आया होगा, हर ऑल्टरनेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट? तो सवाल आएगा एग्जाम में, इन डिडक्टिव मेथड द लॉजिक फ्लोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बोलो जनरल टू स्पेसिफिक, बोलो जनरल टू स्पेसिफिक। इसका नाम General डिडक्टिव to मेथड क्यों specific। गिरा? बिल्कुल सही, इसका नाम डिडक्टिव मेथड क्यों गिरा? डिडक्टिव मेथड का नाम क्यों गिरा इसका? क्योंकि सबसे पहले हमारे पास होती है इतनी लॉजिक, जनरल लॉजिक। फिर हम और लोगों को पैसे बचाने वाला ऑप्शन लेंगे। फिर जब प्राइस कम होती है तो लोगों को पैसा बचाने का चांस मिलेगा। इससे जब प्राइस कम होती है तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा खरीदने का। इससे जब प्राइसेस कम होती है तो लोग ज़्यादा परचेस करते हैं। और लीजिए बना दिया लॉ ऑफ डिमांड, जो क्या कहता है कि अगर प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब ये लॉ बनाने के लिए क्या अपन ऐसे मतलब कभी ऐसे पछते बारिश वारिश गिर रही है जैसे कल गिरी थी, तो जो भी इकोनॉमिस्ट ने लॉ ऑफ डिमांड बनाया होगा क्या घर घर नहीं गया पूछने के लिए, देवी जी हम बस जानना चाहते हैं कि जब प्राइस कम होगी तब आप ज़्यादा लेंगे या जब प्राइस ज़्यादा है तब? वो नहीं गया घर घर, बस बारिश गिरी थी, बारिश में मस्त उसने कॉफ़ी लेके बस कभी कभी ऐसा सोचा होगा, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि लोगों को पैसे बचाने हैं, इसलिए अगर प्राइस कम होती है तो लोगों को पैसे बचाने का चांस मिलता है, और इसलिए जब प्राइस कम होगी तब बच्चे और लोग बूढ़े सभी ज्यादा खरीदेंगे। इसलिए लॉ बन गया लॉ ऑफ डिमांड। ये डिमांड का लॉ बनाने के लिए उसको घर नहीं जाना पड़ा, उसने डिडक्शंस किए। क्या किए? डिडक्शन। मतलब सबसे पहले उसका जनरल लॉजिक था इतना, लोगों को पैसे बचाना है, फिर उसमें से डिडक्ट किया, फिर इतना, फिर उसमें से और डिडक्ट किया, फिर इतना। इसलिए लोग जब प्राइस कम हुई तो पैसे बचाने का चांस मिलेगा, लो इतना लॉ, और फिर लास्ट में बचेगा छोटू सा लॉ। तो स्टार्टिंग बहुत ज्यादा था, वैसा कम करते गया, कम करते गया। बोला डिडक डिडक के डिडक डिडक के डिडक डिडक के ताड़ाड़ा, बोला डिडक डिडक के डिडक डिडक के डिडक डिडक के ताड़ाड़ा। उसने लॉ कैसे बनाया? डिडक 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 करके बनाया, इसलिए मेथड का नाम गिर गया डिडक्टिव मेथड। लेकिन वही बच्चों अगर मान लेते हैं, अगर न्यूटन को लॉ बनाना है सर, लेकिन न्यूटन तो इकोनॉमिक्स में नहीं आता, नहीं आता, पहले एग्जांपल लेंगे फिर इकोनॉमिक्स का लॉ देखेंगे। न्यूटन को अगर निकालना था व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। अभी न्यूटन ने जब ये वैल्यू निकाली होगी तो न्यूटन ने क्या ऐसे घर बैठे बैठे ऐसा कॉफी पीते, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसा उसके अंग में आया था? नहीं, न्यूटन जी गए, गेंद ली, फेंकी, मेजर किया टेरेस से, बोला दोस्त को फेंक गेंद, मेजर किया, ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, उसने कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए 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 फिर लॉ बना। ऐसा घर बैठे बैठे जनरल नहीं, डिडक डिडक के ऐसा नहीं किया न्यूटन ने। तो ऐसे कई सारे लॉज है डियर स्टूडेंट्स जो लॉजिक से नहीं बनते हैं, जिसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडक्ट करने पड़ते हैं, लोगों से लेने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इंडिया के जेंडर रेशियो के बारे में कुछ पॉलिसी बनानी है या जेंडर रेशियो के बारे में कुछ एनालिसिस करना है, स्टेटमेंट देना है कि इंडिया का जेंडर रेशियो किसके फेवर में है, फीमेल्स के फेवर में है क्या मेल्स के फेवर में। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो मेल के फेवर में है, देयर आर मोर मेल्स पर 1000 फीमेल्स। एवरीबॉडी
yes or no, there are more males per 1000 females. अभी इंडिया का ये लॉ है, ब्राजील में देखना, आई थिंक ब्राजील ही शायद, उसमें फीमेल्स ज्यादा है, मेल्स कम है. अब ये लॉ जब इंडिया के लिए बनना था, या जब ये एनालिसिस इंडिया के लिए करना था, तो क्या घर घर बैठे सोचे होंगे घर बैठे बैठे ऐसे सोचा होगा, भाई मेरे को पक्का पता है इसके घर में तो लड़का ही है मेरे को तो पक्का पता है इसके घर में लड़की है. नॉनसेंस. ऐसा आएगा, घर जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, नमस्ते देवी जी, आपकी शादी हुई? जी हाँ. क्या आपके बच्चे हैं? जी हाँ. लड़का है लड़की है? मेरे 2 प्यारे लड़कियां हैं. गुड, थैंक यू सो मच. फिर दूसरे घर जाना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं बोल सकते इनके घर में लड़की है इनके घर में लड़का होगा. ऐसा कैसे, नालायक, ऐसा नहीं होता लड़का लड़कियां. अब कैसे होता है, छोड़ दो. दूसरे घर में जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जी नमस्ते आपके घर में कैसे है, कितने लड़के कितने लड़कियां. सब लोगों से इंडक्शन लेने पड़ेंगे, पूरे इंडिया का सेंसस करना पड़ेगा. और जब आप पॉपुलेशन का सेंसस काउंटिंग करोगे, तब जाके लोगों से इंडक्शन लिया, बताइए आपके घर में, हाँ इनके घर से भी डेटा लो, 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 डेटा लो, डेटा लो, डेटा लो, डेटा लो, डेटा लो. इतने लोगों से इंडक्शंस लो, इंडक्ट करो उनसे नॉलेज, इंडक्ट उनसे लेना पड़ेगा, इंडक्शन, उनसे डेटा लो. लिया. अब लेने के बाद मैंने देखा, अरे यार इंडिया में तो फीमेल्स ज्यादा है और मेल्स कम है. फिर हमने बोल दिया कि इंडिया का जेंडर रेशियो जो है वो ऐसा ऐसा है. अच्छा, आपको मेरा आवाज क्रिस्टल क्लियर है क्या? ओके ओके, क्रिस्टल क्लियर. Crystal clear. Crystal clear. ओके. Crystal clear. मतलब एकदम अरिजीत सिंह की आवाज आ रही है बच्चों मेरी? Yes, sir. Yes. बेटर. अच्छा बेटर, उससे भी बेटर. ओह थैंक यू सो मच. ओके. तो मतलब इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में आप लोगों से इंडक्शन लेते हैं, इनसे इंडक्शन, इनसे इंडक्शन, इनसे इंडक्शन, इनसे इंडक्शन, इनसे इंडक्शन, इंडक्शन में लेते 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 फिर जनरल लॉ बनाते. तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन द इंडक्टिव मेथड द लॉजिक फ्लोज फ्रॉम स्पेसिफिक 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 लोगों से अपन नॉलेज लेते हैं और फिर जनरल लॉ बनाते हैं. तो यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल. बोलो जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू, बोलो General. बिल्कुल General. सही. तो यहाँ पे अपन इंडक्शन General. लेंगे, एक एक करके बच्चे बच्चे से इंडक्शन लेंगे. बताइए बताइए आपके घर में कैसा है, क्या है, कैसा किया, आई मीन कैसे हो, कैसे बच्चे हुए, कितने बच्चे हैं, कैसा रहा, आई मीन कब कब बच्चे हुए, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने. इंडक्शंस लेने पड़ेंगे और जब आप लोगे इंडक्शंस तब आप बना पाओगे एक जनरल लॉ. This method is called as inductive method. So why? What is happening? You're taking inductions, you're having specific knowledge, and from that you're making a general statement. So does economics, my question to you is, whether economics is science or arts, we'll decide. But for it to be science, there's certain conditions it has to satisfy. Condition number 1, the approach of studies should be cause and effect analysis, which is there. We've seen it. Number 2, the outcome should be measurable. They are measurable. There are many of the laws of economics are measurable. We measure what's going to happen. Rate of inflation, rate of growth, forex reserves, fiscal deficit. Many of the outcomes of economics are measurable. Number 3, it should have its own method. Now my question to you is, does economics have its own methods to study? Yes or no? Yes. तो चलो Yes. तीसरा Yes. कंडीशन भी Yes. सेटिस्फाई हो गया. बिल्कुल सही. तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि जी हाँ सर, इकोनॉमिक्स के पास मेथड भी है, तो इकोनॉमिक्स साइंस बनने ही वाला है. बस लास्ट, इट शुड बी एबल टू मेक फोरकास्ट्स. कैन इकोनॉमिक्स मेक फोरकास्ट? एब्सोल्युटली यस. हम इकोनॉमिक फोरकास्ट बना ही रहे हैं ना. पोस्ट कोविड कितना इकोनॉमी रहेगा, कोविड में इकोनॉमिक कौन से लेवल तक जाएगी, कोविड की वजह से कितने लोगों के जॉब जाएंगे, आप कितने सारे ऐसे फोरकास्ट से जॉब बना पा रहे हो. सो इफ यू कैन मेक फोरकास्ट्स, देन यस, finally if you can satisfy these 4 conditions, then we can say your subject is a scientific subject. Your subject is a scientific subject. Else it's not a scientific subject, it's just a भपारा, हवा में फेंका. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल शेयर की प्राइस बढ़ने वाली, देख तो बोल रहा हूँ, कब हम बोलेंगे ये साइंटिफिक एनालिसिस का? जब उसने ये सारी चीजें बोली कि क्यों कल शेयर की प्राइस बढ़ने वाली. अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं वो अंदर से आया, सपने में आया था, कल शेयर महंगा होने वाला है. भाव तुझे जो आया ना सपने में,
उसको साइंटिफिक एनालिसिस नहीं बोल सकते कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, मेजरेबिलिटी नहीं है, मेथड नहीं है, कुछ नहीं, मेरे सपने में आया था कल शेयर की प्राइस बढ़ने वाली, दिस इज नॉट साइंटिफिक एनालिसिस। बट देन इफ यू कैन से अरे आज देखना न्यूज आई है न्यूज़पेपर में कि मर्जर हुआ है ये दो कंपनी का, इसलिए देखना ये दो लोगों के मर्जर हुए, जैसे दोनों कंपनी एक साथ आए हुए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिवली देखा जाएगा पूरे इकोनॉमी में, और इससे तू कल देखना शेयर की प्राइस बढ़ेगी। बेटा ये जो आपने किया ना, this is called as scientific analysis. This can be termed to be a scientific subject because you are discussing about the cause and effect analysis, you are measuring the outcomes, you have a method for doing your analysis, and then at the end you are able to make a forecast. Only when these conditions are satisfied, ladies and gentlemen, the subject can be called to be a science subject. ओके सर, तो क्या इकोनॉमिक्स के ऐसे चारों गुण है? बिल्कुल, इकोनॉमिक्स के पास ये चारों गुण है, इसलिए हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट? अब देखते हैं आर्ट होने के लिए क्या जरूरी है। आर्ट मतलब क्या डिफिनेशन? तो साइंस की तो अपने कंडीशन देख लिया, आर्ट के लिए ऐसी कंडीशन नहीं। आर्ट इज प्रैक्टिकल। सी, साइंस और आर्ट्स में इकोनॉमिक्स के हिसाब से फर्क क्या बोल रहा है, ऐसा रियल में नहीं है। साइंस कहते हैं थियोरेटिकल है, थ्योरी। आर्ट्स क्या है? प्रैक्टिकल। ऐसा इकोनॉमिक्स के एंगल से बोलते हैं। सिर्फ साइंस में क्या प्रैक्टिकल नहीं होते क्या? साइंस में तो कितने सारे प्रैक्टिकल होते ही है, बट अपने बुक्स में साइंस और आर्ट का डिफरेंस ऐसा दिया कि साइंस इज थियोरेटिकल, आर्ट्स इज प्रैक्टिकल। साइंस विल टीच अस टू नो, आर्ट्स विल टीच अस टू डू। तो आप जब नॉलेज गैदर करते हो उसको साइंस बोलते हैं, बट जब आप उस नॉलेज का कुछ यूज करते हो, उसका एप्लीकेशन करते हो, उसको आर्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ हैज ग्रेविटी और आपने मेजर कर लिया कि द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज गिवन बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आपने मेजर कर लिया, बड़ा साइंस है। अर्थ की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़ा साइंस है। लेकिन जब आपने इस ग्रेविटी का यूज करते हुए बरोबर 1 डिग्री के ऑर्बिट पे सैटेलाइट को लॉन्च किया कि बरोबर सैटेलाइट अभी अर्थ को गोल गोल घूम रही है, कोई पकड़ नहीं रहा उस सैटेलाइट को, पकड़े हुए नहीं है, धागे से पकड़ा हुआ नहीं है, सैटेलाइट गोल 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 घूम रही है। जैसे सूरज से पृथ्वी जुड़ गई है, जैसे सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, वैसे हमने भी पृथ्वी के इर्द गिर्द घुमा दिया सैटेलाइट को। ये क्या था? एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। साइंस इज नॉलेज, आर्ट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो चेक करना है कि क्या इकोनॉमिक्स में सिर्फ आप जानकारी निकालते हो देवियों सज्जनों, या इकोनॉमिक्स में वी इवन अप्लाई दैट नॉलेज। सो ऑफ कोर्स वी अप्लाई दैट नॉलेज, वी हैव नॉलेज। देखिए इकोनॉमिक्स में सर हमको पता है कि इंडियन इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हटाने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन बहुत है, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, सरप्लस मनी इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई एक्स्ट्रा हो गया उसको रिस्ट्रेन करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। क्या था ये? बोलो क्या था ये? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो गया ना। नॉलेज है कि भाई क्या होगा कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे ना, मतलब हमको नॉलेज है। नॉलेज क्या है कि इन्फ्लेशन क्यों आया? सर ये है कि मनी सप्लाई है ना मार्केट में बहुत हो गया। बच्चों इन्फ्लेशन में आपको बताता हूँ, इतना गंदा पढ़ाते हैं ना स्कूल में यार, आपको बताऊं मतलब एंड तक सारा समझ में नहीं आया कभी इन्फ्लेशन अच्छा था क्या बुरा था। हर बार तो ऐसे दिखाते बुरा है बुरा है बुरा है, मैं पूछूं क्यों बुरा है, फिर बच्चे बोलते सर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अरे बट प्राइस आर इंक्रीजिंग तो मनी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। नहीं सर क्या मालूम, कुछ तो था स्कूल में। आई टेल यू डियर स्टूडेंट्स, I'll teach you the real inflation. Inflation has actually been taught in a very weird way in the schools. Very weird way. Look, at least up till now, in my last 9 years of experience, I've not seen a single child give me a scientific reasoning behind why inflation is bad. It's also because the prices rise. Why do the price rise? Because the money is more in the market. So look at the other good part now. There is more money flowing in the market. Hence the prices are hiking. So there should not be any problem. Na? Even if the prices are high, you have no more money. Yeah, sir, but it's bad. Why? जाऊन द्या ना कशाला एवढं, ओके छोड़ देने का फिर. But I'll teach you professionally, not now, later at a stage, कि why does inflation really come in the first place and why it should not be bad. Why should not be bad? We'll see later. But मनी सप्लाई ज़्यादा है तो हमको नॉलेज था कि भाई मनी सप्लाई ज़्यादा है इसलिए क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया. अब ये नॉलेज है, लेकिन फिर आदमी ने सोचा अरे सर काम कर दो ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो क्या होगा. अरे सर तो ये होगा कि बैंक में से कोई लोन लेगा ही नहीं. सर बैंक से कोई लोन लेगा ही नहीं तो लोगों के जेब में पैसे ही नहीं होंगे.
अरे सर नो, लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होंगे सर। बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग लोन ही नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो लोगों की जेब में पैसा ही नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई हो गया था ना, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा। लोगों के पास मनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपन बैंक में इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाते कि और मनी लोग यहाँ से बाहर ना निकाले, बैंक के अकाउंट में पड़े रहे, वहां से और बाहर ना निकले पैसा, और मनी सप्लाई बढ़ना नहीं चाहिए। क्या किया आपने? एप्लीकेशन। कि आपने सोचा कि अगर लोग लोन लेंगे, जेब में पैसा है तो डिस्को, नहीं तो किसको? जेब में पैसा है लोग तो डिमांड करेंगे ना सर। आप पैसा ही रोक दो, इंटरेस्ट रेट ही ऐसा बढ़ा दो कि लोग लोन ही नहीं लेंगे, लोन ही लेंगे तो और डिमांड ही नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी ही नहीं सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दिस? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज तो था, पर कैसे करें उसको अप्लाई एज एप्लीकेशन। जैसे डोसा वाला क्या करता है, उसको नॉलेज रहता है कि वाटर हैज गुड एब्जॉर्ब हीट ऑब्जॉर्बिंग पावर। तो क्या, तो उसको जब डोसा लगाना रहता है तो टेम्पररी वो पैन का टेम्परेचर उसको कम करना रहता है। सो व्हाट विल यू डू, वो थोड़ा सा पानी डालेगा और एक बार पोंछ लेगा, ताकि मोमेंटरीली द टेम्परेचर ऑफ द पैन गेट्स लोवर्ड। और वो लो टेम्परेचर क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको प्लेटर जो है ना, उसको घुमाना है, उसको शेप देना है डोसे को गोल। अगर वो बहुत गर्म रहेगा पैन, तो जैसे तुम डालोगे उस पर प्लेटर, डोसे का वो जो रहता है लिक्विड, उसको कुछ तो बोलते हैं पैटर, प्लेटर, जैसे आप डालोगे चिपक जाएगा तवे को, पैन को। गेटिंग माय पॉइंट? बट ही नो, ही वांट्स टू गिव इट अ गुड शेप, सो व्हाट डज ही डू? He'll shimper some water, yes or no? He'll, you got my point, that there's a tawa and then you shimper the water. What is that called as? You throw the water. Sprinkle. Sprinkle, God. Sprinkle some water. I knew it. I was just asking you. So you'll sprinkle some water, and then what happens? Temporarily, momentarily, the temperature of that pan is lowered, and then he gets enough time to give the dosa a beautiful shape. What did he do? He had knowledge, science, but he applied it somewhere. So do we see that in economics as well? Of course. So there are many economic problems, and we use this knowledge to solve those problems. So at the end, what is economics? Is economics science or is economics art? Economics is both. What is economics, bolo? Economics is Both. so yes, it's science. Both. So when it comes to deriving, making the laws, when it comes to framing the laws, you can see the science part, and when you start finding the solutions for the problem, you can see the art nature of economics. Art nature. Okay, so is economics science? Yes. But then say if economics is science, wow, so wooden handwriting. 10th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में बड़ा कैलीग्राफी का क्लास लगाया था मैंने 16 डेज का 750 रुपये में। कुछ फायदा तो किया नहीं उस कैलीग्राफी का, तो एटलीस्ट आजकल हेडिंग तो ठीक से लिख देता हूँ, है कि नहीं? सो अगर सर इकोनॉमिक साइंस है, अगर इकोनॉमिक साइंस है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर इट इज पॉजिटिव साइंस और वेदर इट इज नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा, सो हमको तो लगा साइंस में दो ही पार्ट होते हैं, साइंस 1 एंड साइंस 2। बेटा, साइंस का नेचर वाइज अगर आप देखो तो साइंस के दो पार्ट हो सकते हैं, कि पॉजिटिव साइंस, द अदर वन इज नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? द साइंस व्हिच स्टेट्स facts. The science which states what is called as positive science, and the science which states what ought to be is called as normative science. Is called as normative science. This example. The acceleration due to gravity on Earth is 9.8 meters per second square. What is this? Fact. To state what is called as positive science. So the science which will just state what it is. It won't pass value judgment. No value judgment. No value judgment. ये होना चाहिए, वो अच्छा है, ये बुरा है. No, no, no. The science which states the facts is called as what? Come on. Positive science. But the science which states what ought to be,
The acceleration due to gravity on Earth is 9.8 meters square, 9.8 meters per second square. I wish it would have been 3.3 meters per second square. I would have felt so light. 3.3 meters per second square होना चाहिए था सर. बड़ा मजा आ गया था सर. मतलब मजा आ रहा था सर. हमने तो एयर हॉकी जो रहती है ना सर, वो हमने रियल में खेली रहती सर. एयर हॉकी जंप मार मार के सर एयर हॉकी खेल ली रहती सर. आज क्या मजा आ रहा था. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको बोलते सर? वेरी मजा, बहुत ही ज्यादा है सर. ग्रेविटी 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए थी. व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए? एक ऐसा साइंस जो उसकी बात करता है कि दिस should be there, this should happen. If you want to get India back on its own feet, you will have to lower the tax rate from 30% to 12%. What are you speaking of? You're speaking of what ought to be. यार वो माइक बड़ा खकर लग रहा है. तुमको श्योर एकदम परफेक्ट आवाज आ रहा है? मैं Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. ओके, जैसे ठीक है. अच्छा, ओके. हाँ, सो व्हेन आई स्पीक ऑफ व्हाट ऑट टू बी, जब मैं बोलूँ कि यार ये होना चाहिए, राइट, सो मैं बोलूँ ऐसा इतना ग्रेविटी होना चाहिए. इफ यू वांट टू गेट इंडिया बैक टू फीट पोस्ट कोविड, यू विल हैव टू लोअर द जीएसटी. यू विल हैव टू लोअर द जीएसटी. आई एम स्पीकिंग ऑफ अ साइंटिफिक थिंग. आई हैव रीजंस कि व्हाई लोअरिंग द जीएसटी would give a push to the economy. I have my own reasons to justify the statement कि why lowering the GST will give a push to the economy. So it is science, but I am speaking of what ought to be. So this is normative. And speaking of what is positive science. तो बच्चों इसमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कैसा आता है? बड़े एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई whether the below, give the statement given below is a positive statement or it's a normative statement. स्टेटमेंट दिया जाएगा जो फेमस स्टेटमेंट है ऐसा, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. बोलो. Positive. है ना? राइट, दिस इज पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज यू स्पीकिंग ऑफ द फैक्ट. बिकॉज यू स्पीकिंग ऑफ द फैक्ट. Journey to moon, journey to sun would have been easy if it were to revolve Earth. If it were Negative. to revolve Earth. Normative. बच्चों ध्यान से ना, ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा. Normative. ऑप्शन में ऐसा रहेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट. हाँ, तो ऐसा मत सोचना पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव. सो द स्टेटमेंट नॉर्मेटिव, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? बिकॉज इट स्पीक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी. ओके, दिस पासेस वैल्यू जजमेंट. यहाँ पे वैल्यू जजमेंट रहता है, वैल्यू जजमेंट. Sir, the screen is not clear. आई हो जाएगी 2 मिनट में हो जाएगी. ओके, जस्ट वेट. वो 1-2 मिनट्स बीच में चला जाता है, इट कम्स बैक अगेन. दैट्स प्रॉब्लम ऑफ गूगल मीट, बट एनीवे, ओके, इट विल बी ओके इन 2 मिनट्स. सो व्हेन यू स्पीक ऑफ व्हाट इज, इट्स कॉल्ड एज, जल्दी से बोलो, व्हेन यू स्पीक ऑफ व्हाट इज, इट्स कॉल्ड एज positive statement. When you speak, Positive statement. right, so when you speak of what is, it's called as positive statement. And when you speak of what ought to be, क्या होना चाहिए, तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. राइट एवरीबॉडी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. प्लीज जरा ध्यान से समझना. ओके, एकदम सिंपल सी बात है. अच्छा, इकोनॉमिक्स मुझे बताइए, साइंस है क्या आर्ट है? इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है क्या आर्ट है? बोथ है. बिल्कुल सही, इकोनॉमिक्स बोथ है, साइंस भी और आर्ट भी. व्हाट इज साइंस? साइंस होने के लिए 4 कंडीशंस. बोलो, अरे बोल लो. Cause and effect. Cause and effect. Nature is. 3, 2, 1. क्या बैच है मैम? क्या बैच है? बहुत होशियार है. क्या जवाब दे रहे? नहीं, मैं देखा लॉ में जवाब नहीं देते, वो इकोनॉमिक्स में जवाब था. नहीं, अभी आप आवाज सुनेगा, इको में कितना आवाज है, लॉ में आवाज भी नहीं आता मैम. अरे आप देखो अभी कितना जवाब दे रहे हैं मैम. बच्चों मैम बोल रहे कि सिर्फ लॉ में आंसर देते हो आप लोग. बड़ा जरा दिखाना मैम को आवाज जरा आपका. जल्दी से बताएंगे. 4 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ सब्जेक्ट टू बी कॉल्ड एज साइंस. स्टेप नंबर 1, पहला, इट शुड बी हैव कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस. एक नंबर, एक और बार कमन नंबर 2, आउटकम शुड बी मेजरेबल. नंबर 3, शुड हैव इट्स ओन मेथोडोलॉजी. सही. और 4, हां, इट शुड बी एबल टू मेक
फोकस। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा साइंटिफिक सब्जेक्ट। लेकिन मुझे बताइए इकोनॉमिक्स के पास कौन से 2 मेथड से पढ़ाई करने के? Inductive and inductive. Deductive and inductive. Deductive and inductive. In dash method, the logic flows from specific to general. In dash method, Inductive. inductive. Specific to general. In dash Yes. method, the logic flows from general to specific. Deductive. जनरल लॉजिक रहता है और फिर उसमें से अपन डिडक्ट के ताड़ा बोले डिडक्ट के, इसलिए उसका नाम गिर गया बेटा डिडक्टिव मेथड। ये सुना एवरीबॉडी? अच्छा सर ये भी चर्चा हो गई सर ये साइंस है या वो आर्ट है, और बाद में सर हमने ये चर्चा कर ली कि अगर वो साइंस है भी तो कौन सा साइंस है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसने फैक्ट बताना चाहिए। नॉर्मेटिव के लिए क्या होना चाहिए, उसने वैल्यू जजमेंट करना चाहिए। अब फाइनल चर्चा होता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है तो कौन सा साइंस है? इधर भी आंसर है इकोनॉमिक्स इज बोथ। मतलब वाइल फ्रेमिंग लॉज, लॉ बनाते वक्त हम साइंटिफिक बन जाते हैं, हम पॉजिटिव बन जाते हैं, जो है वो बोलना। अगर कोविड जल्दी से गया नहीं तो इंडिया में चोरियां बढ़ेगी, इंडिया में डकैती बढ़ेगी, इंडिया में केसेस ऑफ ये थेफ्ट वगैरह बढ़ेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्पीकिंग ऑफ फैक्ट्स दैट माइट हैपन। Unemployment is going to cause people to do illegal things. Just speaking of facts that would happen. What is it? Positive. While making a law, your approach is to be what is. To speak of what is. That's it. But while framing a solution, your approach is to find what ought to be. तो आप देखना इकोनॉमिक्स कैसा है, पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है? तो while analyzing a science, yes, while analyzing a law, while making a law, we are positive. But while framing the solution, while framing the policies, while finding the solution, we become normative. So again, while doing economics, although economics is science and art both, which science is it, whether it's positive or whether it's normative, so it is both. While framing, while analyzing an economic problem, we are positive, but while framing the solution, we become normative. Fair enough everyone? Yes and no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर Yes, यहीं sir. पे रुकता हूँ मैं। इसके आगे की कहानी अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आज तो वैसे खत्म नहीं होगा। सो आई थिंक देयर ओनली 5-10 मिनट्स मोर लेफ्ट, आई विल टेक इट टुमारो। अच्छा तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जितने भी बच्चों से मैंने फ़ोन पे बात की वगैरह उन सब से डियर स्टूडेंट्स इतना ही सी याद रखिए कि जैसे मैं आपको एक चीज़ तो कही है कि अगर आप पेमेंट करो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट पहले भेजना, एंड देन बी श्योर टू फिल इन द फॉर्म। आपको है ना फॉर्म एक है वो फॉर्म भरना है कि उस एड्रेस पे मैं आपको नोटिस भेजूंगा। तो एड्रेस भरते वक्त प्लीज़ कंप्लीट एड्रेस लिखिए। कुछ बच्चे ऐसा एड्रेस लिख रहे पुणे, अरे पुणे मतलब कि मेरे को मालूम नहीं कि आप पुणे में हो। एड्रेस में प्रॉपर फुल कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा, क्योंकि वहीं पे आपके नोट्स प्रॉपरली आपको डिलीवर होने वाले। सो एड्रेस लिखते प्रॉपर लिखिए। नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, राइट, कोविड का सिनेरियो है, सो प्लीज डोंट फोर्स योर पेरेंट्स अननेसेसरली। एकदम अगर उन पर सी honestly my fees are reasonable and I know it, you can even see it in the market for the things that we are giving। जैसे मैंने आपसे कहा लाइव लेक्चर्स भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, मेन मतलब ये टेस्ट सीरीज यार, जितनी टेस्ट में लेता हूँ ना, मतलब बस मुझे एक क्लास दिखाना जो उतने टेस्ट सीरीज लेता है और चेक करके देता है। लेना एक बात है, चेक करना अलग बात है। ओके, एंड द रिकॉर्ड ऐप दैट वी हैव, इट्स अ फैंटास्टिक ऐप, अनलिमिटेड बार आप कोई भी लेक्चर कितनी बार आगे पीछे स्पीड बढ़ा के सब कर सकते हो।